क्वेश्चन सीरीज नंबर 4 है और इसके अंतर्गत 24 वीडियो है और यदि आप इनके पीडीएफ निकलवाते हो तो इनकी आवश्यकता आप सबको नहीं है। आपको जो नहीं आता उसका हल्का-सा नोट्स बना लीजिए, जैसे इसमें लिखा है कि यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया? तो इसको लिख के आगे लिख दीजिए जो इसका आंसर हो, एक लाइन में इसका काम हो जाएगा। तो यदि हम 24 क्वेश्चन देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2 पेज काम में आएँगे, जिसको आप नोट कर सकते हो आराम से, ओके? अलग से इनका पीडीएफ निकलाओगे फिर वो पढ़ा नहीं जाएगा, बहुत मोटा-मोटा पीडीएफ हो जाएगा और फिर क्या करोगे, ओके? तो यहाँ से देख लीजिए आप। इसके अलावा इनका बुक्स भी आता है, बुक्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कई सारे बुक्स आते हैं, लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशन ठीक से दिया नहीं होता है और कई बार आप समझते नहीं हो। तो वहाँ पर इस प्रकार के जो वीडियो हम बना रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। क्वेश्चन सीरीज नंबर फर्स्ट कैसे पता चलेगा आपको? यहाँ से पता चलेगा, यहाँ पर नंबर 1 लिखा गया है, ओके? तो ये 1 लिखा गया है यानी पहला जो पेज है उसका 1 नंबर क्वेश्चन मान लेंगे हम। तो क्वेश्चन है, यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया? राजनीति विज्ञान में ऐसा कब कहा गया यूनेस्को के द्वारा कि अब इसका जो क्षेत्र है उसको हम डिवाइड करेंगे, यानी 2 भागों में हम बाँट देंगे। एक क्लासिकल हो जाएगा यानी परंपरागत क्षेत्र हो जाएगा राजनीति विज्ञान का, एक हो जाएगा आधुनिक क्षेत्र, ओके? तो इस प्रकार का जो क्षेत्र है वो यूनेस्को ने बाँटा था और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सितंबर 1948। वो समय था 1948 का और महीना था सितंबर का और इसी समय यहाँ पर राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निर्धारित किया गया कि परंपरागत क्षेत्र में हम क्या-क्या शामिल करेंगे, कौन से विषय को हम शामिल करेंगे और जो आधुनिक क्षेत्र है, उसमें क्या-क्या हम शामिल करेंगे। तो इस प्रकार का जो डिवाइडेशन है, वो सबसे पहले कब किया गया? 1948 के अंतर्गत यूनेस्को के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है सेकंड हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से कौन-सा युग्म राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? तो ऐसा कौन-सा युग्म है, जो आपको राजनीति विज्ञान का जो विषय क्षेत्र है, उससे जुड़ा हुआ है, कौन-सा इसमें है? तो पहला है इसमें राज्य सरकार, विधियाँ, प्रथाएँ, संस्कृति। दूसरा इसमें संप्रभुता, सरकार, बाज़ार, राजनीतिक दल, सामाजिक वर्ग। इसमें सबसे अच्छा आपको देखना है कि कौन-सा अच्छा हो सकता है, आप किसको प्राथमिकता दोगे? तो विषय क्षेत्र के अंतर्गत तीसरा है इसमें राज्य है, सरकार है, विधियाँ, सभ्य समाज और राजनीतिक दल, ओके? और अंतिम है हमारा राज्य, राज्य का अध्ययन किया जाता है, मूल्यों का अध्ययन किया जाता है, सरकार का अध्ययन किया जाता है, निर्णय निर्माण का अध्ययन किया जाता है और राजनीतिक दल का अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो विषय क्षेत्र है, इसके अंतर्गत सबसे जो महत्वपूर्ण हम मान सकते हैं कि आप प्रायोरिटी किसको दोगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। इसमें से कौन-सा ऐसा विचारक है जिन्होंने ये कहा? तो कौन-सा इसका विचारक है जिन्होंने विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है समाज की उन्नति के लिए? तो ऐसा किसने कहा? ये पूछा गया है। तो ये है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन इसका सही आंसर है, तीसरा इसमें हो जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है, यानी आप जो भी डिसीज़न लोगे समाज के विकास के लिए तो आपको उनको अप्लाई करना होगा, यानी जो भी डिसीज़न लिए गए उसमें साइंस का प्रयोग किया जाएगा, यानी लॉजिक का प्रयोग किया जाएगा और जो भी फैसले लिए जाएँगे उसमें रैशनैलिटी होगी, ओके? और इनका क्या प्रयोग करना है हमें प्रबुद्ध रूप से हमें प्रयोग करना है, इसको हमें मानना ही पड़ेगा। विज्ञान के अंतर्गत जो कुछ कहा गया है उन सबको हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न होता है और जहाँ पर रीज़न होता है वहाँ पर साइंस होती है और इनको हम आसानी से प्रूफ भी हम कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में यदि आपको समाज की उन्नति करनी है तो विज्ञान के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, ओके? ना कि धर्म के अनुसार। तो ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा फ्रांसिस बेकन ने। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 4 नंबर, 4 किताबें हैं। ये रहा। तो 4 यहाँ पर विचारक हैं, एच.जे. लोस्की, मॉस्का, मैक्सी और रॉबर्ट डैल, सॉरी, आर.ए. डैल।
ओके? तो ये हो जाएगा 4 इसमें स्कॉलर आपके सामने हैं और इनकी 4 बुक है। ये आपको देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर मॉस्का की बुक आपको पता होगा, बीजी मॉस्का। तो मॉस्का की बुक है द रूलिंग क्लास। ये आसान सी बात है, तो बी में हो जाएगा 4, आराम से हो जाएगा ये। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एच जे लोस्की की हम बात करें तो इनका बुक कौन-सा हो जाएगा? इनका बुक हो जाएगा पॉलिटिकल फिलॉसफी, सॉरी, ठीक है। ए के अंतर्गत हो जाएगा यहाँ पर पॉलिटिकल फिलॉसफी और यहाँ पर हो जाएगा लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट। तो एच जे लोस्की की कौन-सी बुक है? इन द लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, ये इनका बुक हो जाएगा। तीसरा इसमें है मॉस्का हो गया इसमें और एक रह गया हमारा सी मैक्सी। तो सी मैक्सी का जो बुक है वो है पॉलिटिकल फिलॉसफी और अंतिम है हमारा रॉबर्ट डहेल। तो डी में हो जाएगा मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, एक भी आपको पता है तो आप अच्छे से कर सकते हो। इनका सबको आपको पता होना चाहिए कौन-कौन सी बुक है, इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 5, आसान सा क्वेश्चन है, कई एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ओके, तो इसमें क्या लिखा गया है? ये एक बुक है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज नामक शीर्षक से लिखी पुस्तक किसकी है? तो ये आसान सा क्वेश्चन है, कॉल पॉपर के द्वारा ये बुक लिखी गई थी, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। तो ये बुक आती है 1945 के अंतर्गत, ये बुक आती है कॉल पॉपर की और काफ़ी फेमस बुक है। इसमें क्या लिखा गया है? इट्स एनिमीज, जो हमारा समाज है, जो खुला समाज है, इसके एनिमीज कौन-कौन से हैं? इसके शत्रु कौन-कौन से हैं? तो इसमें 3 नाम आपको ध्यान में रखना है। पहला प्लेटो, दूसरा है इसमें मार्क्स और उसके बाद में हेगल। ये तीनों क्या है? ये है खुले समाज के शत्रु है, क्योंकि उन्होंने किस पर ध्यान दिया? कर्तव्य पर। राज्य को पावर ज़्यादा दे दी इन्होंने, राज्य की शक्तियाँ अधिक होती है इसमें, राज्य की शक्ति का विस्तार और इसमें व्यक्ति को अधिकार नहीं दिए गए, केवल कर्तव्य पर इसमें फोकस किया गया, अधिकार नहीं दिए गए। ऐसे में एक समाज है जो खुला समाज है, जो स्वतंत्र समाज है, यदि आप उसमें केवल और केवल कर्तव्य की बात करोगे, ऐसे विचारक जो केवल कर्तव्य की बात करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? एनिमीज। और प्लेटो, हीगल और मार्क्स, ये तीनों ही यहाँ पर फोकस करते हैं स्टेट की पावर के ऊपर। ओके, तो ये हो जाएगा प्लेटो, मार्क्स और हीगल। या आप ये कह सकते हो, यदि प्लेटो और हीगल की हम बात करें तो ये तीनों स्टेट को पावरफुल बनाते हैं और यदि हम मार्क्स की हम बात करें तो मार्क्स के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। जिस प्रकार की ये साम्यवादी व्यवस्था की बात करते हैं, उसके अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती है, व्यक्ति के केवल कर्तव्य होते हैं। तो ये हो जाएगा इसमें कार्ल पॉपर, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, ये इनका बुक है जो कि 1945 के अंतर्गत आती है। एक बुक और है इनका, द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म। ओके, द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म एक बुक और है इनका जो कि 1957 के अंतर्गत आती है। तो दोनों ही बुक बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको ध्यान में रखनी है। लिख लीजिए, इस बुक का नाम लिख लीजिए। द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म। ओके, ये बुक है जो कि 1957 के अंतर्गत आती है और कार्ल पॉपर के द्वारा ये बुक लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी 4 बुक है आपके सामने और यहाँ पर 4 विचारक यहाँ पर दे रखे 4। तो कौन-कौन से इसमें? वाल्टर है पहला, दूसरा है आइवर, तीसरा है कैसिवेर और चौथा है डब्ल्यूएस।
ओके, तो इनका बुक कौन-कौन सा है? एक का है पार्टी पॉलिटिक्स, एक है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन और एक बुक अंतिम बुक है कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ द कॉमनवेल्थ लिविंगस्टोन। तो इसमें जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर वॉल्टर की जो बुक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, वॉल्टर की जो बुक है वो है द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक के अंतर्गत 3 हो जाएगा। यदि हम बी की बात करें तो बी के अंतर्गत आइवर की हम बात करें तो आइवर की बुक है पार्टी पॉलिटिक्स। सी है इसमें कैसिवेयर और इनका बुक है, ये सिंपल सा बुक है, ये पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ द कॉमनवेल्थ लिविंगस्टोन। और अंतिम है डब्ल्यू एस जिनका बुक है फेडरलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। ओके, तो ये भी बुक पता होनी चाहिए, ये भी बुक पूछी जाती है एग्जाम में कई बार। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 7 नंबर और ये भी एक बार फिर से किताबों से ही क्वेश्चन है। बुक से कई बार क्या होता है कि बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम कई सारी किताबें भी साथ-साथ देखते चलेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन, पहला है जोसेफ एल कोलंब्रा तथा माइनर विनर। ओके, इनकी द्वारा एक बुक लिखी गई है, वो कौन सी है? दूसरी यहाँ पर लिपसेट, तीसरी है मॉरिस डुवर्जर और लास्ट बुक है वो है यहाँ पर, सॉरी, सिगमंड न्यूमैन। इनके द्वारा कौन-कौन सी बुक लिखी गई है ये आप देखिए। तो जोसेफ एंड पेलोम्ब्रा की जो बुक है वो है पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ओके, दूसरा है यहाँ पर एम लिपसेट तथा एस खान, इनका कौन सा बुक है? इनका बुक है पार्टी सिस्टम एंड वोटर एनलाइटमेंट्स, ये इनका बुक है। तीसरा है यहाँ पर मॉरिस डुवर्जर, तो इनका बुक है पॉलिटिकल पार्टीज। और लास्ट है सिगमंड न्यूमैन, डी नंबर, तो डी के अंतर्गत हो जाएगा मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज। चारों में ही पार्टीज पार्टीज आपको नाम मिलेगा, कंफ्यूज हो जाओगे, तो इनको ठीक से देखिए। 4 बुक है और ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, यदि यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो यही मुख्य-मुख्य बुक है पॉलिटिकल पार्टीज में। सिगमंड न्यूमैन है, डुवर्जर की है, एम लिपसेट की है और पेलम्ब्रा की है, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, 4 आसान सी किताबें हैं और ये देखना है कि इसमें कौन-सा आंसर आएगा। आपको क्या करना है, क्रम बताना है किताबों का। किताबों का आपको इसमें क्रम बताना है। तो पहला इसमें एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, दूसरा है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन और तीसरा है द टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट और एक है एनार्की स्टैंड एंड यूटोपिया। तो देख रहे हो आसान सी किताबें हैं, इसको आप आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। सबसे पहले कौन सी लिखी गई इसमें? सबसे पहले लिखी गई द टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट, किसका बुक है? जॉन लॉक का। सेकंड बुक है जो लिखी गई थी वो है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, सॉरी ये नहीं, ये वाला, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ओके, और इसके आगे हो जाएगा एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया और सबसे लास्ट में हो जाएगा द टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट। तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो क्योंकि इस बुक का पता रहता है सबको, द टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको इसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए कोड की सहायता से निम्नांकित पुस्तकों की प्रकाशन का क्रम आपको बताना है कि कौन सी बुक कब-कब पब्लिश हुई। ये आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको बताना है। ओके, तो पहला हो जाएगा इसमें 3 नंबर, बाद में होगा उसमें हो जाएगा 1 नंबर और थर्ड नंबर पे हो जाएगा 4 नंबर बुक और सेकंड में हो जाएगा यहाँ पर ये वाला। ओके, कर लिया होगा ये क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन सही बताया है क्या? फिर से देखिए इसको, आसान सा क्वेश्चन है। कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले कौन-सा आएगा? फिर से देखिए दैट टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट, उसके बाद में
एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, तो सबसे पहले ये हो गया, उसके बाद में एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 2 हो गया, तीसरा बुक है वो है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 3 नंबर और 4 नंबर पे आ जाएगा द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। इस प्रकार से आप कीजिए, ओके। तो कभी-कभी हम गलत बता देते हैं और आप सोचते हो कि ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, फिर से हम रिपीट करते हैं दूसरी बार, तब हम सही बताते हैं, तो इसको आप कर लीजिए। तो सबसे बाद की बुक कौन-सी है इसमें? द एंड ऑफ हिस्ट्री और सबसे पहले हो जाएगा द टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट, तो आसान सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये है क्वेश्चन नंबर 9। ये हो गया 9 नंबर क्वेश्चन और इसके अंतर्गत देखिए स्पेंसर, लेनिन, मैकियावेली, दांते। तो लेनिन का हम पढ़ते रहते हैं। क्या है इनका? साम्राज्यवाद का सिद्धांत, यानी सी में 4 हो जाएगा। राजनीति और नैतिकता यानी पॉलिटिक्स और मोरालिटी, इन दोनों का अलग-अलग किसने किया? वो हो जाएंगे यहाँ पर मैकियावेली, तो बी में 1 हो जाएगा। यहाँ तक भी ठीक है। अब हमारे पास में 2 और है, स्पेंसर और एक हो गया दांते। तो स्पेंसर का जो फेमस कॉन्सेप्ट है वो है राज्य का साम्यवादी सिद्धांत। यही एक ऐसे प्रथम स्कॉलर है जिन्होंने राज्य का जो साम्यवादी सिद्धांत है उसको डिटेल से एक्सप्लेन किया साइंटिफिक तरीके से। ओके, तो किसके द्वारा किया गया था ये किया गया था स्पेंसर के द्वारा। तो डी के अंतर्गत सेकंड नंबर हो जाएगा और जो लास्ट बच गया इसमें वो है दांते। तो दांते का हो जाएगा रोमन साम्राज्य। तो ये भी हम आराम से कर सकते हैं, ए में थर्ड। ओके, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो पहला है, पहले में दांते किससे जुड़े हुए हैं? रोमन साम्राज्य से। मैकियावेली जुड़े हुए हैं राजनीति और नैतिकता से। लेनिन लेनिन जुड़े हुए हैं साम्राज्यवाद का सिद्धांत और स्पेंसर जुड़े हुए हैं राज्य का साम्यवादी सिद्धांत। दांते का एक बुक लिख लीजिए, द डी मोनार्किया, ऐसे डी डी मोनार्किया, ये इनका बुक है, बहुत फेमस बुक है ये। और इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था वो मिडाइवल पीरियड के अंतर्गत दिया गया था जब चर्च और राज्य का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। ऐसे में इन्होंने कहा कि राज्य पहला और दूसरा क्या हो गया? धर्म या चर्च। ये दोनों अलग-अलग है। ये दोनों अलग-अलग है। राज्य का काम है इस लौकिक जीवन से जुड़ा हुआ, ओके, यानी भौतिक सुख-सुविधाओं को प्रदान करना जनता के लिए, और जो धर्म है या जो चर्च है उसका काम है आध्यात्मिक। तो दोनों अलग-अलग है, दोनों एक-दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन जो धर्म है वो राज्य के अधीन है। इस बुक में कहा गया जो धर्म है वो किसके अधीन है? वो राज्य के अधीन है। तो ये सब किससे जुड़ा हुआ है? रोमन साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। डी मोनार्की इनकी बुक है, बहुत फेमस बुक है, जिसमें वो राज्य और धर्म के बारे में बीच का रिलेशन बताते हैं और कहते हैं कि जो धर्म है वो राज्य के ही अधीन है। तो ये क्वेश्चन भी आसान सा है। एक ये और समझ लीजिए, स्पेंसर आपने नहीं पढ़ा होगा स्पेंसर के बारे में। तो स्पेंसर का एक बुक आता है समाजशास्त्र के सिद्धांत, इसको देख लीजिए। स्पेंसर समाजशास्त्र के सिद्धांत, ये इनका बुक है, ओके। और इसके अंतर्गत व्यक्ति का जो शरीर है इसकी तुलना राज्य के साथ में की है, जिसको हम क्या कहते हैं? साम्यवादी सिद्धांत। यानी इन दोनों के बीच में आपको समानता देखने को मिलेगी। स्पेंसर क्या कहते हैं? एक व्यक्ति के अंतर्गत एक समय के बाद में जैसे इसमें कई सारे रोग आ जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है और फिर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार से राज्य के अंतर्गत भी जो कमज़ोर है वो अपने आप समाप्त हो जाएँगे। इसलिए
इस समाज को आपको ओपन छोड़ देना है, यहाँ पर सरकार का नियंत्रण आपको नहीं चाहिए और सरकार का जब नियंत्रण नहीं होगा तब कमज़ोर व्यक्ति अपने आप समाप्त हो जाएँगे। तो ये विचार कहाँ से लिया गया है? ये डार्विन से प्रभावित होते हैं जहाँ पर जो श्रेष्ठ है ओके, जो श्रेष्ठ है और जो जीवित रह सकता है, जिसमें क्षमता है वो जीवित रहेगा और जो कमज़ोर है वो ख़त्म हो जाएगा और इसी प्रकार से इसी आइडिया को यहाँ पर स्पेंसर एक स्टेट के अंतर्गत अप्लाई करते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति और राज्य दोनों एक जैसे ही होते हैं, यानी व्यक्ति भी एक समय के बाद में कई सारे रोग आ जाते हैं और बूढ़ापा आ जाता है और समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से एक राज्य के अंतर्गत भी जो कमज़ोर हैं, जो बूढ़े लोग हैं या जो सक्षम नहीं है, उनको समाप्त हो जाना चाहिए और ये अपने आप ही समाप्त हो जाएँगे। जैसे एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अपने आप, वैसे ही राज्य के अंतर्गत जो जो कमज़ोर है, वो भी अपने आप समाप्त हो जाएँगे। राज्य को कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ ओपन आप कर दीजिए, तब ऐसी प्रोसेस चल सकती है। सेकंडली वो क्या कहते हैं? सेकंड वो कहते हैं कि व्यक्ति का जिस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, यानी व्यक्ति जब छोटा-सा एक बच्चा होता है, तब क्या है, एक साधारण-सा, एक सिंपल-सा उसका स्ट्रक्चर होता है। लेकिन शुरुआत में सिंपल स्ट्रक्चर ज़रूर होता है, एक समय के बाद में ये जो स्ट्रक्चर है, वो कॉम्प्लेक्स बन जाती है। उसी प्रकार से एक राज्य का विकास हुआ है, राज्य प्रारंभ में बहुत छोटे होते थे, इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन काफ़ी कम थे, लेकिन जैसे-जैसे इनका डेवलपमेंट हो गया था, उनका स्ट्रक्चर चेंज हुआ और वो स्ट्रक्चर चेंज होने से उनके फंक्शन भी चेंज हो गए। तो इस प्रकार से ये इनको एक्सप्लेन करते हैं अपनी बुक के अंतर्गत समाजशास्त्र के सिद्धांत जो कि स्पेंसर की बुक है, बहुत फेमस बुक है और इसी के अंतर्गत वो सारे सिद्धांत देते हैं राज्य का। तो सबसे पहले सिस्टमैटिक तरीके से ये सिद्धांत इन्हीं के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें अर्थतंत्र का लोहा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सेकंड है शक्ति अभिजन शासक वर्ग और वर्गहीन समाज और पूछा गया इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? तो शक्ति अभिजन क्या पेरेटो का सिद्धांत है? शासक वर्ग और वर्गहीन समाज ये ठीक है, ये राइट है और ये भी राइट है यहाँ पर। और अर्थतंत्र का लोहा सिद्धांत ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रॉबर्ट मिचेल से इसका सही आंसर है। और लास्ट जो बच गए यहाँ पर जो यहाँ पर बच गया सेकंड नंबर शक्ति अभिजन, तो शक्ति अभिजन इनका नहीं है, वो किनका है? वो है सी राइट मिल्स का। ये क्वेश्चन मैं बार-बार आपको देता हूँ, सी राइट मिल्स। इससे पहले की सीरीज में भी ये शायद ये क्वेश्चन था, तो सी राइट मिल्स शक्ति अभिजन शब्द काम में लेते हैं। ओके, तो शक्ति अभिजन शब्द काम में लिया जाता है शासक वर्ग के स्थान पर। ये शासक वर्ग से जो नाम है ये काम में नहीं लेते, इनकी जगह शक्ति अभिजन, पावर एलिट और इसी आधार पर इनका बुक भी है द पावर एलिट। ओके, द पावर एलिट इनका बुक भी है जहाँ पर वो शासक की जगह शक्ति अभिजन शब्द काम में लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 और ये है लेसिस फेयर सिद्धांत से जुड़ा हुआ और ये पूछा गया है कि इसमें से कौन-सा नहीं है? तो एडम स्मिथ, टी.एस. ग्रीन, उसके बाद में है जेरेमी बेंथम और लास्ट है इसमें जेम्स मिल। तो इसमें कौन नहीं है? तो यहाँ पर लेसिस फेयर सिद्धांत से जुड़े हुए कौन नहीं है? टी.एस. ग्रीन नहीं है जो कि एक आदर्शवादी विचारक है। ओके, आदर्शवादी विचारक है और कल्याणकारी कल्याणकारी राज्य का समर्थन इनके द्वारा किया जाता है, यानी वेलफेयर स्टेट की बात की जाती है और इन्हीं की अवधारणा से प्रारंभ होता है आधुनिक उदारवाद का। आधुनिक उदारवाद, तो आधुनिक उदारवाद का प्रारंभ कहाँ होता है? टी.एस. ग्रीन के कॉन्सेप्ट से होता है जो कि वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, यानी सरकार को काम करना चाहिए। सरकार को वेलफेयर से जुड़े जो काम है वो काम करने चाहिए, ऐसी बात टी.एस. ग्रीन के द्वारा कही जाती है। ये एक आदर्शवादी विचार है जो कि कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं और यहीं से प्रारंभ होता है आधुनिक उदारवाद। तो ये आंसर हो जाएगा इसका टी.एस. ग्रीन। क्वेश्चन नंबर है 12 नंबर क्वेश्चन है
अभी कुछ दिन पहले इसको पढ़ाया था। 12 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा इस प्रकार से, किसने कहा है कि संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी, संपूर्ण कला में साझेदारी, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी। ये स्टेटमेंट किसका है? कंजर्वेटिज्म हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, 4 वीडियो उसके बने हुए हैं, तो उसको आप देख लीजिए। ओके, तो वहाँ से ये सब समझ में आ जाएगा। स्टेटमेंट बहुत सिंपल सा ये स्टेटमेंट है, यदि आप वो पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आराम से कर लोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडमंड बर्ग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें पूछा गया है कि मार्क्स के राज्य की प्रकृति संबंधित विचार से संगत नहीं है। ओके, इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि मार्क्स का जो स्टेट है उसके नेचर से जुड़ा हुआ नहीं है? ये आपका क्वेश्चन है। तो इसके अंतर्गत राज्य सभी के हित के लिए नहीं है। संगत कौन सा नहीं है? ये नहीं है। ओके, सभी के हित के लिए थोड़ी राज्य होता है। राज्य तो केवल बुर्जुआ वर्ग के लिए होता है, बुर्जुआ वर्ग के लिए ही राज्य काम करता है और उन्हीं के द्वारा राज्य बनाया गया है शोषण करने के लिए, ऐसा कार्ल मार्क्स मानते हैं। दूसरा क्या है? राज्य सभी के हित के लिए है। राज्य सभी के हित के लिए संगत नहीं है, तो ये इनसे जुड़ा हुआ स्टेटमेंट नहीं है। राज्य सभी के हित के लिए काम नहीं करता है, केवल कुछ वर्गों के लिए काम करता है, जिसको हम कहते हैं बुर्जुआ क्लास। ओके, तो ये हो गया। तीसरा, इसमें राज्य बहुतों की कीमत पर कुछ के हितों को बढ़ावा देता है, यानी जो सर्वारा वर्ग है वो बहुत बड़ा है और ये केवल बुर्जुआ वर्ग के लिए काम करता है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। राज्य बुर्जुआ वर्ग का पारस्परिक बीमा समझौता है, इन सब ने मिलकर ही काम किया। बुर्जुआ से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जो एलिट्स ग्रुप के अंतर्गत हम बोलते हैं, उन सब का एक एग्रीमेंट है। जैसे एलआईसी टाइप में होता है या कोई भी इंश्योरेंस होता है, वो भी इसी प्रकार का एक एग्रीमेंट होता है। ओके, तो ये भी ठीक बात है, लेकिन इसके अंदर का जो स्टेटमेंट सेकंड है वो स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो ये इससे संगत नहीं है। राज्य की प्रकृति, राज्य की प्रकृति ऐसी नहीं होती। राज्य सभी के हित के लिए है, नहीं, ऐसा नहीं है। राज्य सभी के हित के लिए काम नहीं करता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर है अगला 14। चार स्टेटमेंट आपके पास में और देखना है कि कौन सा सही है। तो लोग ने सरकार और राज्य जैसे शब्दों में भ्रम उत्पन्न किया, कौन सा कथन सही है वो आपको देखना है। सरकार और राज्य जैसे शब्दों में भ्रम उत्पन्न किया, ऐसा कुछ हुआ था क्या? लोग ने सरकार को राज्य से श्रेष्ठ मानता है, ये कुछ नहीं कहा ऐसा। लोग ने सरकार और राज्य में विभेद किया है, ये बिल्कुल ठीक बात है। और लास्ट इसमें लोग ने सरकार और राज्य में विभेद नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। लोग के द्वारा सरकार और राज्य में डिफरेंस तो किया उन्होंने, ये दोनों अलग-अलग है। यहाँ पर जॉन लॉक 2 प्रकार के एग्रीमेंट की बात करते हैं। पहला एग्रीमेंट है, उसके द्वारा क्या बनता है? एक समुदाय बनता है। समुदाय शब्द काम में लिया जाता है इनके द्वारा। तो एक समुदाय बनता है, जिसको आप राज्य कह सकते हो या उसको आप समाज कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला एग्रीमेंट जो कि मूल समझौता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मूल समझौता। और ये समझौता कभी समाप्त नहीं होता है, समाप्त नहीं होगा जो पहला समझौता किया गया है। ओके, तो पहले समझौते से क्या बनता है? एक राज्य का निर्माण होता है पहले समझौते से, या इसको हम समुदाय बोल सकते हैं। और ये एक मूल समझौता है जो कि हमेशा बना रहेगा, ये कभी समाप्त नहीं होता। दूसरा जो समझौता है वो सरकार से जुड़ा हुआ है। दूसरे समझौते के अंतर्गत एक सरकार का निर्माण किया जाता है, और जब सरकार जनता के लिए काम नहीं करती है तो उसको हटा दिया जाता है। ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर है 14 हो गए, 15 नंबर, 15 नंबर है इसका अब। और इसमें क्या पूछा गया है? कौन सा एक सा राजनीतिक चिंतन है जो कि राज्य के नकारात्मक कार्यों की अवधारणा को प्रतिपादित करता है? तो ये सिंपल सा है, कार्ल मार्क्स नहीं होता है, जेएस मिल नहीं है, टीएच ग्रीन नहीं है, और तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हर्बर्ट स्पेंसर। अभी अभी हमने बात किया हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में, जो कि नकारात्मक कार्यों की अवधारणा को प्रतिपादित करता है। क्या कहता है? राज्यों को क्या करना चाहिए? केवल और केवल सुरक्षा से जुड़े हुए काम।
राज्यों को सुरक्षा से जुड़े हुए काम करने चाहिए, इसके अलावा राज्य का कोई भी काम नहीं है। तो ऐसे में राज्यों को काम करने से रोका जाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं ये नेगेटिव है। ओके, नेगेटिव लिबरलिज़्म। सॉरी लिबरलिज़्म नहीं लिबर्टी आप बोल सकते हो, नेगेटिव लिबर्टी की बात इनके द्वारा की जाती है हर्बर्ट स्पेंसर, क्योंकि इनके द्वारा राज्य को काम करने से रोका जाता है। इसके वीडियो भी है, आप देख सकते हो, ओपन वीडियो डाले हुए हैं। लिबरलिज़्म फर्स्ट और सेकंड वीडियो ओपन वीडियो है और जो थर्ड है वो प्राइवेट है, तो आप इनको देख सकते हो। तो 2 वीडियो वहाँ पर क्लासिकल लिबरलिज़्म हमने बात किया और मॉडर्न लिबरलिज़्म बात किया, तो उनको आप देख लीजिए एक बार ठीक से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है और इसमें आपको देखना है कि कौन-सा स्टेटमेंट ठीक है, ये आपको देखना है। तो पहला इसमें, एक समाजवादी राज्य यथास्थिति का समर्थन करता है। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है क्या? नहीं। ओके। अगला है यहाँ पर, एक समाजवादी राज्य भूमि एवं खानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है। ये बात भी हमें ठीक लग रहा है कि ऐसा तो करना चाहता है। तीसरा है यहाँ पर, एक समाजवादी राज्य स्वभावतः प्रजातंत्र विरोधी है। क्या ऐसा होता है? और एक समाजवादी राज्य मुक्त व्यापार का समर्थन करता है। तो ये सब आपके सामने ऑप्शन है। एक समाजवादी राज्य मुक्त व्यापार का समर्थन करता है क्या? नहीं। ये क्या है? ये तो उदारवाद है। यहाँ है, एक समाजवादी राज्य स्वभावतः प्रजातंत्र विरोधी होता है। स्वभाव से प्रजातंत्र विरोधी होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट हमें सबसे अच्छा दिखाई देता है। एक समाजवादी राज्य भूमि एवं खानों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। नेशनलाइजेशन हो जाता है, एक स्टेट के अंदर के जो भी संपत्ति है वो राज्य की होगी, जैसे भूमि और खान। जैसे भारत की हम बात करें तो इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जब समाजवादी विचारों को लागू किया जाता है भारत में एक बार फिर से, तो वहाँ पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। ओके, तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि समाजवादी जो राज्य है वहाँ पर भूमि और खानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है और इन सब का प्रयोग जनता के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर समाज का महत्व है और जब समाज के महत्व की हम बात कर रहे हैं, तो समाज के अधीन ही सब कुछ होगा। जो व्यक्ति है वो समाज के अधीन होगा और जो भी संपत्ति एक स्टेट के अंतर्गत है वो भी राज्य की होगी। क्वेश्चन नंबर है अगला हमारा, 17 नंबर क्वेश्चन है, हॉब्स के द्वारा कौन से शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है? हॉब्स अपना जो कॉन्सेप्ट देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देते हैं, इसमें किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो हॉब्स के द्वारा जो शब्द प्रयोग किया गया था वो है कॉमनवेल्थ। हॉब्स के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें जीन बोधा की, तो वो क्या शब्द काम में लेते हैं? स्टेट की जगह द रिपब्लिकन। ओके, द रिपब्लिकन नाम में बोधा के द्वारा लिया जाता है और इसके अलावा लोक की हम बात करें तो लोक की हमने अभी भी बात किया, तो लोक राज्य की जगह समुदाय शब्द काम में लेते हैं। ये किसके द्वारा? ये लोक के द्वारा। द रिपब्लिकन वो लिया जाता है जीन बोधा के द्वारा और कॉमनवेल्थ जो शब्द है वो हॉब्स के द्वारा प्रयोग में लिया जाता है राज्य के स्थान पर। क्वेश्चन नंबर है अभी हमारा 18 क्वेश्चन है, 18 नंबर, और इसमें क्या कहा गया है कि शक्ति से जुड़ा हुआ कौन-सा नहीं है इसमें? ओके, या सॉरी, इसमें बोला गया है कि शक्ति के रूप में परिभाषित किसने-किसने किया? ओके, राज्य को शक्ति के रूप में परिभाषित किनके द्वारा किया गया है? तो मैकियावेली ने किया है कि नहीं किया है? ये तो किया है, राज शक्ति से शक्ति में ही किया है। दूसरा है कैटलिन, इनके द्वारा भी किया गया है और तीसरा है नीत्शे। तो इन तीनों ने ही राज्य को डिफाइन किया है पावर के रूप में और एक बच गए हमारा ग्रीन, तो ग्रीन ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो सेकंड नंबर आप यदि हटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें सेकंड है, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा और जो आंसर है वो आ जाएगा डी आंसर आ जाएगा इसमें। 1, 3 और 4, 1, 3, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 19, 18 हो गया है, 19 नंबर क्वेश्चन। ये है 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें है टीएच ग्रीन के लिए राज्य का आधार इच्छा है ना कि शक्ति, पहला स्टेटमेंट है ये। ओके, तो ग्रीन के लिए राज्य का आधार इच्छा है। दूसरा है ग्रीन सर्वसत्तावादी है, यानी ये राज्य को महत्व देता है, राज्य ही एक साध्य होता है, यानी एक गोल होता है सभी के लिए। क्या सबसे महत्वपूर्ण राज्य ही होगा यहाँ पर और उनके पास में असीमित पावर होगी? क्या ऐसी बात ग्रीन के द्वारा की जाती है क्या? तो ग्रीन सर्वसत्तावादी है? नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रीन सर्वसत्तावादी नहीं है और ये ब्रिटेन से, और जो ब्रिटेन से होगा, क्या वो सर्वसत्तावादी हो जाएगा? ब्रिटेन के अंतर्गत जो स्कॉलर है वो लगभग स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं, उदारवाद से जुड़े हुए हैं, ओके? और जो जर्मनी के आप स्कॉलर देखोगे, कई सारे जर्मनी के स्कॉलर देखोगे, वो राज्य का समर्थन करते हैं। उसके क्या कारण है उसको तो मैं बाद में बताऊँगा, अभी इतना ध्यान में रखिए। ग्रीन कहाँ से जुड़े हुए हैं? इंग्लैंड से जुड़े हुए हैं और इंग्लैंड के जो स्कॉलर वो कभी भी राज्य का समर्थन नहीं करेंगे। ओके, दूसरा पहला स्टेटमेंट क्या है? टीएस ग्रीन के लिए राज्य का आधार इच्छा है ना कि शक्ति। तो राज्य को हमने क्यों बनाया? राज्य को हमने क्यों बनाया? क्योंकि हमें क्या करना है? अधिकार को सुरक्षित करना है। प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है? अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति की ये इच्छा है, कोई भी व्यक्ति है उसकी क्या इच्छा होती है कि उसको अधिकार मिले। सबकी इच्छा होती है और अधिकार सुरक्षित कहाँ रहेंगे? राज्य के अंतर्गत। एक ऐसे ऐसे समाज की हम बात करें जहाँ पर कोई सुप्रीम पावर नहीं है उस स्टेट के अंतर्गत, और हम कहेंगे कि हमें राइट्स चाहिए, ये हमारा राइट्स है, तो उसको मानेगा कौन? जब तक कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा तब तक हमारे पास में कोई भी अधिकार नहीं हो सकते। तो अधिकार है, वो अधिकारों को कौन हमें दे सकता है? राज्य हमें अधिकार दे सकता है, ओके? और वो ही हमें अधिकार दे सकता है, ऐसी इच्छा हमारी है। ओके, तो इस प्रकार की जो इच्छा है, इसी का आधार क्या है? इसी का आधार है एक राज्य का निर्माण। तो राज्य का आधार क्या है? इच्छा। किस प्रकार की इच्छा? अधिकारों की प्राप्ति की इच्छा, और इसी के लिए हम राज्य का निर्माण करते हैं, ना कि शक्ति के लिए। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ए सही है, परंतु आर गलत हो जाएगा यहाँ पर, ये बिल्कुल ठीक आंसर इसका हो जाएगा। लेकिन ये भी आगे कहते हैं अपने कॉन्सेप्ट में टीएच ग्रीन, यदि आपको बल का प्रयोग करना है उसमें भी व्यक्तियों की सहमति होगी। बिना व्यक्तियों की सहमति के बिना राज्य बल का प्रयोग नहीं कर सकता। ऐसी बात भी ग्रीन अपने कॉन्सेप्ट में आगे कहते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन हो गया, सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और ये है वैश्वीकरण से जुड़ा हुआ है, नेशन स्टेट दोनों ही इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता को दुर्बल कर दिया गया, ये स्टेटमेंट ठीक लगता है हमें, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये आराम से हो जाएगा। आगे इसमें क्या दिया गया है? इसमें आगे कहा गया है कि कोई राष्ट्र राज्य जब प्रासंगिक नहीं है क्योंकि राष्ट्रवाद अब भी मूल शक्ति के रूप में चल रहा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता को दुर्बल तो किया है। राष्ट्र राज्य में क्या होता था? एक राज्य है या एक जो राष्ट्र है, उसका जो डिसीजन है वो सबसे महत्वपूर्ण है, ओके? लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन आता है, ग्लोबलाइजेशन के कारण दूसरे देशों की बड़ी-बड़ी कंपनियाँ आ जाती है, तो उसके अनुसार भी एक स्टेट को काम करना होता है। ऐसे में जो एक स्टेट का जो संप्रभुता है, सोवरेनिटी है, वो कम हो जाती है। ऐसे में क्या हो जाएगा? एक स्टेट का जो डिसीजन मेकिंग है, जो सोवरेनिटी है, वो कमज़ोर हो जाएगी या दुर्बल हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर, कोई राष्ट्र राज्य जब प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रवाद अब भी मूल शक्ति के रूप में चल रहा है। राष्ट्रवाद अब भी मूल शक्ति के रूप में चल रहा है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा बी, जो आंसर है वो ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21, राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की संकल्पना किसके नाम के साथ में जुड़ी हुई है? तो ये सीधा सा क्वेश्चन है, राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता। इसको हम आगे समझेंगे, एक क्वेश्चन और आगे आएगा हमारा।
आगे आने वाली क्लासों में और हम जब करेंगे, तब इसको हम ख समझेंगे कि राज्य के सापेक्ष स्वायत्तता क्या होती है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? ये ग्रामसी से जुड़ा हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 20 22 नंबर क्वेश्चन है और इसमें भी आपके पास में स्टेटमेंट है 4 आंसर है और 2 स्टेटमेंट आपको देखना है। तो राज्य न तो प्रभु के हाथ का कार्य है, न ही सर्वोच्च भौतिक शक्तियों का परिणाम है, न ही संकल्प या रूढ़ि की उत्पत्ति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार है। ये देख लीजिए पहले स्टेटमेंट। ओके, तो ये हमारा स्टेटमेंट है फर्स्ट। राज्य न तो प्रभु के हाथ का कार्य है। इस प्रकार का एक स्टेटमेंट हमारे सामने है और आगे क्या है इसमें, न ही सर्वोच्च भौतिक शक्तियों का परिणाम, न ही संकल्प या रूढ़ि की उत्पत्ति है। तो फिर है क्या स्टेट, न ही परिवार का मात्र विस्तार है। तो ये आपका स्टेटमेंट है और दूसरा है राज्य प्राकृतिक विकास की संस्था है। राज्य क्या है? राज्य एक प्राकृतिक विकास की संस्था है। ये आपको इसमें कहा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये देखिए आप। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22। तो स्टेटमेंट यहाँ पर फर्स्ट है ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, ओके। और जो स्टेटमेंट सेकंड वो बिल्कुल ठीक है कि राज्य क्या है? प्राकृतिक विकास की संस्था है और ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा इसमें ए असत्य है परंतु आर सत्य है। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर है अगला हमारा 23 क्वेश्चन है और इसके बाद में एक क्वेश्चन और हम करेंगे जो कि हमारा क्वेश्चन होगा 24। तो ये है राज्य व्यक्ति का विरुद्ध रूप है। ये किसने कहा? प्लेटो ने। ठीक है। राज्य स्वयं में प्राकृतिक है, ये भी ठीक है। राज्य एक ईश्वरीय कृति है, हीगल। और अंतिम हमारा राज्य शक्ति है, टिटिस्के। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और जो स्टेटमेंट है सी, राज्य एक ईश्वरीय कृति है कि राज्य को ईश्वर ने बनाया नहीं, राज्य ईश्वर ही है, ईश्वर का साक्षात रूप ही राज्य है। इसको, ये उसकी कृति नहीं है। आप राज्य बोल दीजिए या ईश्वर बोल दीजिए, दोनों एक ही है। क्या कहा था उन्होंने? अपना कॉन्सेप्ट दिया था विश्व आत्मा। और विश्व आत्मा आपको कहाँ दिखाई देगा? राज्य के अंतर्गत। और विश्व आत्मा का साक्षात रूप क्या है? राज्य। तो राज्य आपको दिखाई देता है, तो एक जैसा ही है। विश्व आत्मा ईश्वर कह लीजिए और जो राज्य कह लीजिए, ये दोनों एक ही है। इसका द्वारा बनाया गया नहीं है, उसका साक्षात रूप है। ओके, तो ये थोड़ा कंफ्यूज वाला आप हो सकता है। आप समझोगे कि राज्य एक ईश्वर करती है, ठीक लगेगा एक बार देखोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्य को ईश्वर ने नहीं बनाया है, ईश्वर ही राज्य है, राज्य ही ईश्वर है। इन दोनों स्टेटमेंट में कोई भी अंतर नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा था? द स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। उनके द्वारा कहा गया था कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की शोभा यात्रा है। ओके, तो राज्य क्या है? ईश्वर की जो शोभा यात्रा है, ऐसा स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया है। यानी दोनों एक ही है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हेगल। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन आज हमारा 24 नंबर। कौन एक प्रथम राजनीतिक चिंतन था जिसने हमारा ध्यान एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की ओर आकृष्ट किया? ओके, यानी ध्यान आकर्षित किया। इस प्रकार से लिख लीजिए यहाँ पर है। तो इस प्रकार की जो अवधारणा है, लोक कल्याणकारी जो अवधारणा है, वो सबसे पहले यहाँ पर किन के द्वारा लाया गया था? तो इसका जो आंसर है वो है लॉस्की। लोस्की के द्वारा ही लोक कल्याणकारी राज्य की जो एक ऐसी अवधारणा भी होती है, इसको बताया गया था लोस्की के द्वारा। लेकिन ये जो शब्द है यहाँ पर लोक कल्याणकारी, पब्लिक वेलफेयर, जो स्टेट है, ये कॉन्सेप्ट, ये जो नाम आपको दिखाई दे रहा है, वो इनके द्वारा प्रयोग में नहीं लिया गया था। ये थे आर्क बिशप। आर्क बिशप इनका नाम था, आर्क बिशप। और आगे वो लगाते थे टेम्पल। ओके, आर्क बिशप टेम्पल इनका नाम है और इनके द्वारा ही ये शब्द दिया गया था लोक कल्याणकारी राज्य। ओके, तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो आप राज्य को ज़्यादा पावर देने की बात नहीं कर रहे हो, राज्यों को क्या-क्या करना चाहिए, राज्यों को क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में आर्क बिशप टेम्पल भी कहते हैं।
तो उन्होंने क्या कहा था, कई सारे स्कॉलर थे उस समय क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि राज्य को यदि हम ज़्यादा पावर दे देंगे, तो राज्य तानाशाही हो जाएगा, सर्वसत्तावादी हो जाएगा। ऐसे में राज्य को ज़्यादा पावर नहीं देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग आर्क बिशप टेम्पल करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, राज्य को भी हम कुछ कार्य दे देंगे, लेकिन वो किससे जुड़े होंगे? वेलफेयर से जुड़े होंगे, जनता के कल्याण के लिए जुड़े होंगे, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो सर्वसत्तावादी जो राज्य है, यानी जो राज्य की अधिक पावर दे देते हैं और वो तानाशाही हो जाते हैं, उसके विरोध में उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर आर्क बिशप टेम्पल के द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य शब्द दिया गया और इसको फेमस करने का काम कौन करते हैं? वो है लॉस्की। तो ये हो जाएगा 24 नंबर में लॉस्की, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन थे, ठीक-ठाक क्वेश्चन थे, आपने किए होंगे उम्मीद है। अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज़ अगली क्लास में, अभी के लिए इतना ही। ओके?